अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे। यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होता है तो उस पार्टिकल का हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने वाले पार्टिकल का हम लोग सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे और जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर है? तो आइए एक एक करके हम लोग सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने वाले या मूव करने वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्लियर है? ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। ये हमारे पास एक क्या है? सर्कुलर पाथ है। क्लियर है? और यह सर्कुलर पाथ एक्स वाई प्लेन में है। यह सर्कुलर पाथ किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। क्लियर है? तो हमने मान लिया कि यह मेरे पास एक्स एक्सिस है। क्लियर? और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। क्लियर है? ठीक, यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है? और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ही प्लेन में यह मेरा सर्कुलर पाथ है। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस सर्किल आर इज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? ठीक, और हम लोग यहाँ पे एक तीसरा एक्सिस कंसीडर करते हैं और वह एक्सिस इस सर्कुलर पाथ के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इस एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है? क्लियर है? तो तीसरा एक्सिस डेफिनेटली वह कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस होगा। और वह जेड एक्सिस कैसा होगा? तो यदि हम लोग इस सर्कुलर प्लेन को इस आपके स्क्रीन बोर्ड पर मान लें, क्लियर है, तो स्क्रीन बोर्ड से आपकी ओर आने वाला जो एक्सिस होगा वही एक्सिस क्या कहलाएगा? जेड एक्सिस कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग जेड एक्सिस को इस डायग्राम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह मेरा कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, और यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट ही इस सर्कुलर पाथ का सेंटर है, साथ ही साथ इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन भी है। क्लियर है? ठीक, और दिया क्या गया है कि इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वह रेडियस कैपिटल आर है। तो हमसे बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वह पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह जेड एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है? वह जेड एक्सिस के अबाउट किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो पार्टिकल का जो मोशन है वह किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लियर है? तो जब पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का हम लोग इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल जो है वह यहाँ पे है। क्लियर है? ठीक, और इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा। क्लियर है? और हमने इस पोजीशन वेक्टर को स्मॉल आर वेक्टर मान लिया। क्लियर है? ठीक, और हम लोग जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो रेडियल डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह वेक्टर क्या होता कहलाता है? ई आर कैप कहलाता है। यानी कि इस स्मॉल आर वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा वह क्या होगा? ई आर कैप कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, यानी कि हम लोग इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को, यानी कि इस आर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? तो इस आर वेक्टर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा? यह लेंथ होगा, यानी कि रेडियस के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक, और रेडियस हमने कितना माना है? कैपिटल आर माना है। तो आर वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इंटू ई आर कैप। क्यों? क्योंकि इस रेडियस के डायरेक्शन में, यानी कि इस आर वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है? ई आर कैप होता है। क्लियर है? तो इस आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आर इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल के पास एक लीनियर वेलोसिटी भी होगा, और वह लीनियर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा? वह लीनियर वेलोसिटी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में मेरा जो इस इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी होगा वो कुछ ये होगा, और इस लीनियर वेलोसिटी को हम लोग बोल देते हैं वी वेक्टर। क्या बोल देते हैं? वी वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक,
और हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंट के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वह यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर को हम लोग ई टी कैप कहते हैं। उस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? ई टी कैप कहते हैं। क्लियर है? ठीक। यह जो सर्कुलर पाथ है, यह सर्कुलर पाथ किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा ई आर कैप यूनिट वेक्टर है या जो यह मेरा ई टी कैप यूनिट वेक्टर है, ये दोनों एक्स वाई प्लेन में ही होंगे। क्लियर है? और इस यूनिट वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर के बीच का यह जो एंगल होगा, यह एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? ठीक। तो इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन में जो मेरा लीनियर वेलोसिटी है वह v वेक्टर है। तो इस v वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह कितना होगा? इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा है। और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r है। तो इस v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह क्या होता है? r इंटू ओमेगा होता है। क्लियर है? तो v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे वो हम लोग कितना लिख सकते हैं? r इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। और इस v वेक्टर के डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होता है? ई टी कैप होता है। तो v वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? r ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस इंस्टेंट पे हमको इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर पता चल गया, वह कितना है? r ओमेगा इंटू ई टी कैप है। क्लियर है? यदि हम लोग इस पार्टिकल के मास को स्मॉल m बोल दे, पार्टिकल के मास को क्या बोल दे? स्मॉल m बोल दे, तो इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग p वेक्टर बोल दे तो p वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल का मास हमने कितना माना है? m इंटू वी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो लीनियर मोमेंटम हमें फाइनली कितना मिल जाएगा? m इंटू वी वेक्टर की जगह तो हम लोग कितना लिख देंगे? r ओमेगा इंटू ई टी कैप, r ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। यानी कि इस इंस्टेंट पे हमको पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम मिल गया वह कितना मिल गया? कुछ इतना मिल गया। हमें क्या चाहिए? इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पर इस सेंटर के अबाउट या इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए। क्लियर है? ठीक। तो यदि हम लोग इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को एम नॉट वेक्टर बोल दे तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल about center O is L naught vector, then L naught vector को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे इस O पॉइंट के बाद जो पोजीशन वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? R वेक्टर है। तो L नॉट वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर क्रॉस इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो कौन सा वेक्टर है? P वेक्टर है। तो क्रॉस क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो r वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया है। r वेक्टर हमारे पास कितना है? कैपिटल R इंटू ई आर कैप है। तो r वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं। और क्रॉस p वेक्टर को भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। p वेक्टर हमारे पास कितना है? कुछ इतना है। तो p वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? m इंटू आर इंटू ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस r वेक्टर को हम लोग कितना लिख सकते हैं? r वेक्टर को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। r वेक्टर बराबर जो हम लोगों को मिला है वह क्या मिला है? कैपिटल R इंटू ई आर कैप मिला है। तो इस r वेक्टर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कैपिटल R इंटू ई आर कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? क्रॉस इस p वेक्टर को भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। p वेक्टर हमारे पास कितना है? एम आर ओमेगा इंटू ई टी कैप है। तो क्या लिख देंगे? एम आर ओमेगा इंटू ई टी कैप लिख देंगे। क्लियर है? ठीक। तो यह r कांस्टेंट है, यह एम आर ओमेगा कांस्टेंट है। तो हमें क्या फाइनली मिल जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो चूंकि यह ई आर कैप और यह ई टी कैप एक्स वाई प्लेन में है तो ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप जो होगा वह के कैप इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। यानी एल नॉट वेक्टर बराबर हमें कितना मिल जाएगा? कुछ इतना मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि सेंटर के अबाउट यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट किसी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है? ठीक। यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पार्टिकल का मास m जो है वह कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ का रेडियस भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यह ओमेगा भी क्या दिया गया? कांस्टेंट दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा जो होगा वह क्या हो जाएगा? कैसा क्वांटिटी होगा? कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। ठीक है? और यह
और यह जो के कैप है, के कैप किस चीज़ को डिफाइन करता है, पार्टिकल के सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और यह जो के कैप है, यह के कैप भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर है, यह भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो एल नॉट वेक्टर होगा यह भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, एंगुलर मोमेंटम जो होगा उसका क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। और वह होगा कितना, m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, इस सर्कुलर पाथ जिस प्लेन में होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो आप एक लाइन नोट कर लीजिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन अबाउट सेंटर इज कांस्टेंट। तो फाइनली हम लोगों ने इस O पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए हैं। और वह एंगुलर मोमेंटम हमें कितना मिल रहा है, एल नॉट वेक्टर बराबर जो हमें मिला है वह कितना मिला है, एम आर स्क्वायर ओमेगा इंटू के कैप मिला है। तो इसको कुछ सजा के अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इस आई का जो कोफिशिएंट हमें मिल रहा है वह कितना मिला, 0 मिल रहा है। क्लियर है, तो आई का जो कोफिशिएंट होता है सो ही क्या दे देता है, एक्स एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम दे देता है। तो एल एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, यदि इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को एल एक्स बोल दे तो एल एक्स बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और यह जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस का जो, और यह जो j कैप है, इस j कैप का कोफिशिएंट भी कितना है, 0 है। क्लियर है, तो j कैप का कोफिशिएंट क्या हमें बताता है, इस y एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करके बताता है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि इस y एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह एंगुलर मोमेंटम यदि ly है तो ly भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और यह के कैप का जो कोफिशिएंट है वह कितना है, वह इतना है। क्लियर है, तो यह के कैप किस एक्सिस को इंडिकेट करता है, जेड एक्सिस को इंडिकेट करता है। क्लियर है, क्लियर है, तो इस के कैप का जो कोफिशिएंट होता है, के कैप का कोफिशिएंट जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। क्लियर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस जेड एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है, यदि वह एंगुलर मोमेंटम एलजेड से इंडिकेट हो रहा हो तो एल जेड बराबर हमें क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। इस y एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। और इस z एक्सिस के अबाउट इस इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह भी कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और प्रूफ कर देते हैं, यह जो मेरा ई आर कैप होता है और यह जो ई टी कैप होता है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह कितना होता है, के कैप होता है। क्लियर है, इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो जैसा कि आप सर्कुलर मोशन में यह पढ़े हैं कि जब कोई सर्कल एक्स वाई प्लेन में होता है तो रेडियल डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वह मेरा ई आर कैप होता है। और ई आर कैप बराबर हम लोगों ने वहाँ साबित किया था, वह कितना हुआ था, हमें कितना मिला था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मिला था। क्लियर है, ठीक। और टेंजेंट के डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है उसको ई टी कैप बोलते हैं। और ई टी कैप बराबर हमें क्या मिला था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप मिला था। क्लियर है, ठीक। तो ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो उसको हम डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आई है तो क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। क्लियर है, हम लोग इस आई का कोफिशिएंट कितना है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, जे का कोफिशिएंट साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख देंगे, के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। इस आई का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा है तो हम लोग लिख देंगे माइनस साइन थीटा, इस जे का कोफिशिएंट कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिख देंगे, और के का के है ही नहीं तो के का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा, के कैप इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, के कैप इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, के कैप मिल जाएगा, यानी कि ई आर कैप क्रॉस ई टी कैप जो होगा वह फाइनली किसके इक्वल होगा, के कैप इक्वल होगा। अब जब सर्कुलर पाथ किस प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में हो। तो क्लियर है, तो इसे आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।